Welcome to CSS PMS material available here YouTube channel. My name is Salim Ahmed. I am going to discuss about Montagu Chelmsford reforms 1990. अब ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है ना, इसका सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है। ये लेक्चर आपने कंप्लीट देख लिया ना, आपको सारे टॉपिक्स इजीली समझ में आ जाएंगे, जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कानून कैसे बना, उसमें कौन कौन सी पॉइंट्स थी, हिंदुओं की मुसलमानों की डिमांड्स कौन थी और कौन कौन सी डिमांड उनकी मानी गई। यहाँ पर सबसे पहले जो एडवांस लेवल पर हैं, जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए मैं क्विकली सारा डिस्कस करता जाऊंगा, जल्दी जल्दी मैं उनके लिए पढ़ता जाऊंगा, फिर वापस से लेक्चर शुरू करूंगा, फिर आराम से डिटेल में डिस्कस करूंगा। जो न्यू एस्पायरेंट्स है, जो न्यू तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आसान करके हर एक लफ्ज़ को, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो आप देखते रहें। तो ये इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद ये जो कानून बनाए गए इंडिया के लिए कि कैसे इंडिया रन करेगा, ये सारे कानून है, मैं आपको क्विकली डिस्कस करता जा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1990 में क्या हुआ था और कौन कौन से कानून इंडिया वालों के लिए बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाया गया। देखें इंट्रोडक्शन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1990, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1990, इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1990 और इसका दूसरा नाम है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919। ये एक ही कानून है, सिर्फ नाम इसके दो हैं। तो इस एक्ट को मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है और इस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 99 भी कहा जाता है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया कानून, नया आइन इंडिया के लिए, इंडिया के अंदर आ गया 10 साल के बाद। 10 साल के बाद नॉर्मली इंडिया के अंदर चला आ रहा था कि हर साल 10 साल के बाद इंडिया के अंदर न्यू कानून लेके आते थे कि हुकूमत कैसे रन करेगी। ठीक है, ये जो पहले तैयारी कर चुके हैं, जो जिन्होंने पहले पाकिस्तान अफेयर पढ़ा हुआ है ना, जिनका सिलेबस कवर है, तो उनके लिए मैं जल्दी में पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत जल्दी में समझ जाएंगे। और जो बेसिक वाले हैं ना, उनके बाद मैं रिपीट करता हूँ, उस रिपीट के बाद दूसरी बार जो पढ़ूँगा, आपको पढ़ाऊँगा, वो बहुत डिटेल में जाऊँगा। अभी आप क्विकली देखते जाएं। 10 साल के बाद इंडिया के लिए न्यू कानून लेके आते थे। ये दो लोग थे, एक था मॉन्टेग्यू, दूसरा ये मॉन्टेग्यू था, ये था वाइसराय हिंद थे। ठीक है, ये देखें वजीर हिंद थे और जो चेम्सफोर्ड था ये वाइसराय थे। तो वाइसराय एक किस्म का गवर्नर होता है। ठीक है, तो इन्होंने मिलके फैसला किया कि भाई अब भी मौका है, न्यू कानून ले आए, प्रपोजल, तजवीज़, कानून, रिफॉर्म्स लेके आए, क्योंकि लखनऊ पैक्ट हो चुका था। ठीक है, लखनऊ पैक्ट भी हो चुका था। तो लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था कि मुसलमान और हिंदू एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ इकट्ठे हो गए थे, इकट्ठे हो चुके थे, दोनों इकट्ठे हो चुके थे। ठीक है, साथ मिल गए थे, साथ मिल रहे थे, मिल गए थे। कोई भी एतराज़ नहीं करेगा, अंग्रेज़ों ने कहा कोई भी एतराज़ नहीं करेगा। तो ऐसे में इन्होंने एक प्लान बनाया और प्रपोजल सामने आ गई, लाई गई। वो प्रपोजल सामने लाई गई, वो प्रपोजल क्या थी, देखते हैं क्या थे। ठीक है, एक बात यहाँ पे ये भी है कि मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स भी हुआ था 1909 में। ये लेक्चर अलग से सेंड करूँगा मैं। ठीक है, आए थे, जिसमें अभी आपको जो टॉपिक आपने ओपन किया है, जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, उस टॉपिक को पूरा देखें। उसके बाद आप ये सोचना कि इसके बाद ये कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि इसके बाद हमको क्या देखना है। फिर आप मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स, इसको पूरा देखने के बाद वो मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कानून कैसे बनता है और कानून क्या होता है। ठीक है, आए थे, जिसमें इंडियंस लोगों ने डिमांड्स की थी कि सेल्फ गवर्नमेंट की,
उस मिंटो मोर रिफॉर्म्स में ये कहा गया था कि सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, इंडिया वालों ने कहा था। तो सेल्फ गवर्नमेंट लिया तो हिंदू मुसलमान को साथ होना चाहिए। सेल्फ गवर्नमेंट के लिए हिंदू मुसलमानों को साथ होना चाहिए, एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो फिर सेल्फ गवर्नमेंट उनको दी जाएगी। तो मुसलमान और हिंदू ने मिलके कहा जल्दी रिफॉर्म्स करो। ठीक है, तो आगे हम अभी डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट देखते हैं, जब मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स की बात हो रही थी तो जबकि वर्ल्ड वार 1 भी स्टार्ट हो चुकी थी इंडिया के अंदर। इंडियंस जो लोग थे उन्होंने वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, इस उम्मीद, इस हॉप पे कि ब्रिटिशर्स उन्हें हमें सेल्फ गवर्नमेंट देगी। ये डिमांड्स पूरी की गई, लेकिन जब वर्ल्ड वार 1 एंड हुई तो अब वर्ल्ड वार 1 क्या है, क्या थी, क्या हुआ था, ये एक अलग लेक्चर होगा, वो बाद में आप देख लेना। पहले इस लेक्चर को कंप्लीट समझिए तो बाद में ये लेक्चर्स भी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखते रहें। वर्ल्ड वार 1 एंड हो चुकी थी तो, और इंडियन के लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, इंडिया के लोगों को ब्रिटिशर्स ने कहा कि हमने ऐसा प्रॉमिस, वादा नहीं किया था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया वालों को कहा कि हमने ऐसा वादा, ऐसा प्रॉमिस नहीं किया था कि हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। सेल्फ गवर्नमेंट के खुद मुख्तियारी मतलब कि सारी हुकूमत हम इंडियंस को देके यहाँ से आप लोग चले जाएं। और एक आपको मैं यहाँ बात बताता चलूँ कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ कौन थे, ये पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा मैं। ब्रिटिशर्स बरतानिया के अंग्रेज़ थे, अमेरिका के अंग्रेज़ अलग हैं। ठीक है, वो नहीं थे। तो सब कंटिनेंट में आए थे। सब कंटिनेंट क्या है, लेक्चर मैप के साथ दूंगा कि सब कंटिनेंट कितनी कौम रहती थी और कितने उनके अंदर कंट्री आते थे जो आज आज़ाद हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे उसके अंदर आते थे। तो ये अलग लेक्चर दूंगा। आज का टॉपिक हमारा ये है। हम देखते हैं कि प्रपोजल का मतलब है कौन कौन से कानून जो कि ब्रिटिशर्स लेके आए थे, जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया वालों के लिए बनाया था कानून। ठीक है, वो देखें। अब इंडिया वालों ने सबसे पहले ब्रिटिशर्स को कहा, हुक्मरानों को कहा कि हमारा मुल्क है, हम अपना कानून बनाएंगे, हमारा कानून इस तरह से होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा एनवायरनमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है ये भी डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं। 3 इंडियंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं, अंग्रेज के अंडर में था ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये अंग्रेजों के अंडर में था। उसको एनलार्ज किया जाए, 3 इंडियंस को इसमें शामिल कर दिया जाए। 8 से लेकर 20 लोग थे इसके अंदर। ठीक है, तो इंडिया वालों ने कहा कि इसमें 3 इंडियंस को शामिल करो, क्योंकि हमारा मुल्क है, हम अपना कानून खुद बनाएंगे, हम अपने मुल्क को खुद रन करेंगे। इसके लिए एटलीस्ट हाफ ऑफ देम शुड हैव स्पेंड एटलीस्ट 10 years, और ये कम से कम 10 साल के लिए इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा कानून है बाई कैमरा लेजिस्लेचर। अब आप उर्दू में बताएं किसी को या लिखें बाई कैमरा लेजिस्लेचर, या आप इंग्लिश में लिखें। आपको बाई कैमरा लेजिस्लेचर की उर्दू, सिंधी या अपनी लैंग्वेज में इसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती। ठीक है, ये एक कानून है। ये एक मतलब कि हम जैसे बुक को बुक बोलते हैं और उर्दू में उसको किताब बोलते हैं। अगर हम उर्दू में बात करते हैं हम बुक बोलते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं फिर भी बुक लिखते हैं, तो कोई मसला नहीं होता ना। इसके लिए
याद करने के लिए मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि ये एनलार्जमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसको आप ऐसे ही याद करें, ठीक है, ऐसे इसको रटा मारते रहें। और बाय कैमरा लेजिस्लेचर को भी बाय कैमरा लेजिस्लेटर ही याद करें, इसकी उर्दू में मीनिंग नहीं होती, ठीक है, अच्छी नहीं लगती है तो सही। मतलब इसका दो अवानी मुकरना होंगी। बाय कैमरा लेजिस्लेचर क्या था, ये था कि दो अवानी मुकरना होंगे। ये क्या होंगे? दो हाउस होंगे। एक होगा अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम दे दिया गया, दूसरा होगा लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम दे दिया गया। ये अपर हाउस और लोअर हाउस ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, ये पूरा बाद में समझाता हूँ। चलो, तो तीसरी पॉइंट इन्होंने दी, इंडिया वालों ने कहा कि तीसरी हमारी डिमांड ये है, पूरी करो, हमारा मुल्क इस तरह से चलना चाहिए, हमारा कानून इस तरह से होना चाहिए। वो कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर एंड प्रोविंशियल, मतलब कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंट्रल और सूबों के अंदर, सेंट्रल और सूबों के बीच में होंगे, यानी जो ताकत है, पावर है, इख्तियार है, उसको तकसीम कर दिया जाएगा सेंटर के अंदर और सूबों के अंदर भी। राइट दिया जाएगा सूबों को भी और सेंट्रल को भी अलग से राइट दिया जाएगा। इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, आप देखते जाएं। इसके बाद चौथे नंबर पर इंडिया वालों ने कहा बरतानिया से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में ये था चौथा कानून इंडिया के लिए कि द सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर फॉर इंडियन अफेयर्स, जो सेक्रेटरी था इसकी जो सैलरी थी वो ब्रिटिश एक्सचेक्योर से पहले काटी जाती थी। अभी इसकी सैलरी इंडियन ट्रेजरी से क्यों काटी जा रही है? इंडियन ख़जाने से क्यों काटी जा रही है? इंडियन के ख़जाने से आप नहीं देंगे, नहीं दी जाएगी, ये ब्रिटिश इसको खुद देगा, क्योंकि ये मिनिस्टर उनका है, पाकिस्तान इंडियन अफेयर्स के लिए यहाँ पर स्टेट का सेक्रेटरी है, लेकिन है बरतानिया का, तो बरतानिया की हुकूमत इसको सैलरी देगी अपने ख़जाने से। इंडिया के ख़जाने से इसको सैलरी नहीं मिलेगी। पहले इसको बरतानिया की हुकूमत से सैलरी मिलती थी, अभी भी वहाँ से मिले, यहाँ से नहीं दी जाएगी, ऐसा कहा गया इस एक्ट के अंदर। आगे देखते हैं 5वें नंबर पर क्या कानून था, समझने की कोशिश करें। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून बनते थे कैसे बनते थे, बेसिक वालों के लिए, न्यू एस्पायरेंट्स के लिए डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये क्विकली एडवांस और जो पहले कवर कर चुके हैं उनके लिए है। इंक्रीज द पावर ऑफ असेंबली एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट का मतलब है मुलतवी करना, अभी के लिए स्टॉप कर देना, ठीक है। मतलब ये जो असेंबली है उस असेंबली को, उसकी ताकत को भी, इख्तियार को भी ज़्यादा किया जाएगा। ये पहले इख्तियार नहीं था, जैसे कि एडजर्नमेंट मोशन क्या था समझ जाएंगे आप, इसको इंग्लिश में याद करना, उर्दू में इसकी मीनिंग नहीं, फिर भी समझने के लिए एडजर्नमेंट मतलब कि अभी के लिए इसको स्टॉप करो, मुलतवी करो। अब देखें, एडजर्नमेंट मोशन जो है वो भी ला सकता है, कोई भी मेंबर ला सकता है एडजर्नमेंट मोशन, जो है मतलब कि जो असेंबली है उस टाइम पे कोई भी सेशन हो रहा है, स्टार्ट है, उस सेशन को असेंबली का कोई भी रुकन सेशन को स्टॉप करवा सकता है कि भाई अभी के लिए सेशन को यहाँ पे स्टॉप करो। तारीख इल्तवा मतलब कि डेट एडजर्ड, मतलब कि अभी के लिए इसको स्टॉप करो, यहाँ पर कहा गया। बाद में इस पे मज़ीद बात होगी, मज़ीद डिस्कस होगी, उसके बाद इस कानून को बनाया जाएगा। ये कानून लाया जाए नेशनल असेंबली के अंदर, ठीक है, कि कोई भी उसको स्टॉप करवा सकता है, जो कि उसके अंदर रुकन बैठे हुए हैं, जो कि मेंबर बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के,
जो कह रहे थे 3 इंडियन को शामिल किया जाए, कहा जाता है कि इसको मुलतवी करो अभी के लिए, ठीक है, बाद में इस पे मज़ीद डिस्कस होगी, कि इसको अभी के लिए स्टॉप करो, असेंबली के इस सेशन को मुलतवी करो, ये डिबेट मज़ीद डिबेट होगी, नेक्स्ट टाइम के लिए इस पे मज़ीद डिबेट होगी, तो इसके लिए इसको अभी के लिए यहीं पे ऐड करो, बाद में इसको चलाएंगे। ये राइट्स भी दिया गया था इंडिया वालों को कि ठीक है, कोई भी इसको मुलतवी कर सकता है, स्टॉप करवा सकता है। पहले ये नहीं था, इसके बाद हो गया, ठीक है। तो 6 नंबर पर क्या है देखें, तो 6 नंबर पर मुसलमानों ने कहा था सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्शन। मुसलमानों की डिमांड थी इसके अंदर के, मुसलमानों की डिमांड थी कि सेपरेट इलेक्शन की जाए, वो यहाँ पे मानी गई, ठीक है। मुसलमानों की सेपरेट इलेक्शन के लिए जो मिंटो बोल रिफॉर्म कहा था ना, उसमें मुसलमानों की ये डिमांड पूरी नहीं की गई थी, अंग्रेज़ों ने नहीं मानी थी कि सेपरेट इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद ये मानी गई थी कि मुसलमानों की डिमांड के सेपरेट इलेक्शन मुसलमानों की करवाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत थी, तो कलेक्टिव होती तो हिंदू जीत जाते। हर जगह पर नहीं मानी गई थी मुसलमानों की सेपरेट इलेक्शन की डिमांड, कुछ सूबों के अंदर ये मानी गई थी मुसलमानों की सेपरेट इलेक्शन की डिमांड, ठीक है। तो 7वें नंबर पर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन, मतलब कि 7वां कानून है जो कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बन रहा है, और ये कहा गया कि कमीशन अपॉइंट की जाएगी 10 साल के बाद। ये कमीशन 10 साल के बाद क्या करेगा जी, कमीशन 10 साल के बाद ये सारा लॉ को देखेगा जो अभी ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में बनाए जा रहे हैं, इन सारे लॉस को चेक करने आएगी कमीशन 10 साल के बाद। जो साइमन कमीशन आई थी 1972 के अंदर, वो उसका बैकग्राउंड यही है, ये कानून है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, 99। तो इस 99 के एक्ट में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में ये कमीशन बनाई गई थी। ये 10 साल के बाद इंडिया के अंदर वापस आएंगे, लॉ को देखेंगे, चेक करेंगे, लेके 99 में लॉ लेके आएंगे, इसको चेक करेंगे कि जो एक्ट है ये कैसा रहा, कैसा चल रहा है इंडिया के अंदर, देखेंगे इंडिया में ये लोगों को आसानी पैदा कर रहा है या ये मुश्किलात पैदा कर रहा है आवाम के लिए। तो इस लॉ को 10 साल के बाद एक कमीशन आएगी, वो चेक करेगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या चेंजेस करें, फीडबैक एक किस्म का था, तो इसमें देखेंगे कमीशन 10 साल के बाद भेजेंगे कि इसमें क्या क्या कानून ठीक रहा मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए, आवाम के लिए, और जो कानून ठीक नहीं है उसको चेंज करेंगे। कानून को चेंज करने का मतलब होता है रिफॉर्म्स करना, कानून को चेंज करना, ठीक है। आगे देखें 8वें नंबर पर क्या था, और ये 8वें नंबर पर था डायर की सिस्टम। ये डायर की सिस्टम क्या था जो कि इंडिया के अंदर लाया गया था, इसमें क्या था ये आपको समझे। डायर की सिस्टम देख कर डरे नहीं, नीचे मैं पढ़ूंगा आप समझ जाएंगे कितना आसान था, ठीक है। देखें तो ये हम बात कर चुके हैं कि 8वें ये जो कानून मैंने आपको बताया, ये सारे कानून थे कि कौन कौन सा कानून इंडिया के अंदर आया था, नए न्यू कानून, और ये 10 साल के बाद इस कानून को चेक किया जाएगा कि एक कैसा मुल्क के लिए ये कानून ठीक रहा जाए, इस पर चेंजिंग जाए, इस पर रिफॉर्म्स की जाए, ठीक है। तो 8वें नंबर पर ये डायर की सिस्टम था, मतलब सूबों के अंदर 2 तरह की इख्तियार पावर 2 तरह के होंगे, एक 2 तरह की मिनिस्ट्रीज होगी, ठीक है। एक है रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, गवर्नर के अंदर होगा, दूसरा है ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स, मिनिस्टर के अंडर होगा। तो ये कानून था एक किस्म का, और इस कानून में क्या क्या था देखें।
चलें देखते जाएं। एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब रिजर्व सब्जेक्ट्स का मतलब बता रहा हूँ, वो होंगे जो गवर्नर्स के अंडर होंगे, सेक्रेटरी होंगे उनके, गवर्नर्स के उनके अंडर सेक्रेटरी गवर्नर्स के इसको डील करेंगे, ठीक है। और इस रिजर्व सब्जेक्ट्स में क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल होगा देखते हैं। रिजर्व में एडमिनिस्ट्रेशन मुल्क की होगी, उसको गवर्नर्स क्या करेंगे, रन करेंगे गवर्नर्स के सेक्रेटरी की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद पुलिस का डिपार्टमेंट होगा, उसको हैंडल करेगा गवर्नर्स। लैंड रेवेन्यू का होगा, ईटीसी। ये जो कानून आते हैं, ये भी चीज़ें जो आती हैं, ये उनके अंडर होगी, गवर्नर्स के अंदर। गवर्नर्स के सेक्रेटरी होंगे, ये उनके साथ डील करेंगे, उनके साथ उनको रन करेंगे, उनको चलाएंगे, जो भी इनका सिस्टम होता है उनको चलाएंगे। जिनको कंट्रोल करेंगे गवर्नर्स अपने सेक्रेटरीज की मदद से। इसके अलावा गवर्नर से हेड होंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के, ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट्स के भी होंगे, ठीक है। और भी ये रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे कि अब मैंने ऊपर जो बताया ना, वो था रिजर्व सब्जेक्ट्स में क्या क्या होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जो रिज़र्व सब्जेक्ट्स के अंदर है, जो भी है रिज़र्व सब्जेक्ट्स के अंदर, जैसा कि टेलीकम्युनिकेशन होगा, डिफेंस, फॉरेन सर्विस होगी, का जो भी सारा काम है फॉरेन सर्विस का, जो भी ट्रेड है, ईटीसी, ये सारे काम रिज़र्व सब्जेक्ट्स के अंदर आएंगे। और जो ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे मिनिस्टर के अंडर होंगे, जो इलेक्ट होके आएंगे लेजिस्लेटिव के अंदर। लेजिस्लेटिव काउंसिल हमने डिस्कस किया कि जो आज पाकिस्तान में नेशनल असेंबली है, जैसे वैसे ही ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, ठीक है। उस टाइम पे ये नेशनल असेंबली नहीं बनी थी, बनती रिफॉर्म्स लाते गए और पाकिस्तान आज़ाद हो गया और ये फेडरल सिस्टम बन गया। ये फेडरल सिस्टम, ये सारा कुछ ये इस कानून के तहत इन बनते गए। आप देखते जाएं, लेक्चर को पूरा सुनेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो जो ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स हैं, ये मिनिस्टर के अंडर होंगे, जो लोग इलेक्ट होके आएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। वो अपनी मर्जी से उनको, जो मिनिस्टर होंगे, वो जो हैं मिनिस्टर, उनके अंडर क्या क्या होगा वो ऊपर मैंने आपको बताया। उनके अंदर टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस का मतलब है पूरी आर्मी वाला जो भी है वो उनके मिनिस्टर्स के अंडर होगा, जिसके चीफ मिनिस्टर है आर्मी का। ऐसे ही ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड एग्रीकल्चर होगा। उधर रिजर्व सब्जेक्ट्स के बारे में जो भी डिपार्टमेंट लिखे हुए थे वो रिजर्व सब्जेक्ट्स में आते हैं। ये डायरेक्ट सिस्टम था, ठीक है। डायरेक्ट सिस्टम में एक रिजर्व सब्जेक्ट, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट से। एक था पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो भी है। तो ये एग्रीकल्चर, ये सारे अंडर कंट्रोल होंगे मिनिस्टर्स के। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट होंगे, इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी। जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं, महकमे हैं, ये मिनिस्टर के अंडर होंगे। इस तरह का डायरकी सिस्टम था सूबों के अंदर। प्रोविंस की आज़ादी का काफ़ी अच्छा, उस टाइम पे सूबों को इतनी आज़ादी, कम से कम इतनी आज़ादी तो सूबों को दी गई थी। ये ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स थे कि ये अचीवमेंट थी इस एक्ट के अंडर। बाकी जो रिज़र्व थे वो तो उन्होंने अपने पास ही रखे हुए थे अंग्रेज़ों ने। अभी सूबों को आज़ादी नहीं दी पूरी तरीके से, कम से कम थोड़ी बहुत आज़ादी मिली थी। तो डायरकी सिस्टम के बाद वो दूसरा कानून ये था कि डिवीज़न ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन,
सूबाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि सूबों को जो एडमिनिस्ट्रेट करेगा, जो मैनेजमेंट करेगा, जो चलाएगा हुकूमत, सूबों के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, उसकी बात हो रही है। सूबाई जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी तकसीम कर दी जाएगी, लेकिन उसके नतीजे के तौर पे ये फिर अगर ओवरऑल बात करेंगे इसका आउटकम क्या रहा, यानी फीडबैक क्या रहा, तो ये फेल हुआ। ये जो मॉन्टेग्यू चैम्प्स और रिफॉर्म्स था ना, ये फेल हो गया था। ये फेल क्यों हुआ था? उसका रीज़न था मतलब कि ये कानून नहीं आ सके थे इंडिया के अंदर। कानून यही थे, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फेल हुआ था। इस फेल की वजह पॉलिटिकल टर्मोइल था। बहुत ज़्यादा अफरा तफरी थी हिंदुस्तान के अंदर उस टाइम पे, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 एंड हुई थी, तो उसकी वजह से भी काफ़ी अफरा तफरी मौजूद थी इंडिया के अंदर। इसके लिए ये कानून फेल हो गया था। अब हम बात करते हैं, ये जो फेल हुआ था ना, फेल होने की सारी बात करते हैं, ठीक है। देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1990, ठीक है, इसका ये नाम है, मॉन्टेग्यू चैम्प्स और रिफॉर्म्स का, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1990 लिखा गया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बन रहा था मुल्क का। वाज पास्ड टू सर्टिफाई इंडियन पीपुल, ये पास किया गया था इसके लिए कि इंडिया के लोग, जो भी लोग थे इंडिया के अंदर, बड़े सगीर के अंदर, उनको मुतमईन करने के लिए ये कानून लेके आए थे बरतानिया वाले। तो ये जो 99 का इंडियन एक्ट था, ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, ये पास किया गया था इंडिया के लोगों को मुतमईन करने के लिए, लेकिन इंडिया के लोग इसके ख़िलाफ़ हुए, क्योंकि ये एक्ट कांग्रेस के ख़िलाफ़ था। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान पार्टी ने इसे कबूल किया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कुछ रिजर्वेशन और डिमांड मुसलमानों की स्टेट की हिफाजत की वजह से गांधी ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में मुसलमानों की डिमांड्स मानी गई थी कुछ ऐसी, और मुसलमानों की स्टेट जो बनेगी, जैसे कि पाकिस्तान बन गया, ये बनेगा, इसकी हिफाजत की जाएगी। इस एक्ट के तहत ये कहा गया। इसकी वजह से गांधी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने रिजेक्ट कर दिया इस एक्ट को, ये कानून सही नहीं है, ठीक है, ऐसा कहा। इस एक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। इस स्कीम का मतलब ये एक्ट ही है, मतलब कि कानून है। स्कीम को कांग्रेस ने इस एक्ट को रिजेक्ट करते हुए कहा ये नाकाफ़ी है इंडिया के लिए, इंडियंस के लोगों के लिए नाकाफ़ी है। इसके अलावा ये प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स कौन सी थी जिसकी वजह से ये फेल हुआ? देखें, वो प्रॉब्लम ये थी कि रॉलेट एक्ट था, जालियनवाला बाग ट्रेजेडी हुई, और खिलाफत मूवमेंट ने मज़ीद बहुत ज़्यादा ख़राब किया हालात को, ठीक है। अब ये खिलाफत मूवमेंट जो एक टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर जाके साइमन कमीशन और मिंटो मोरेरे रिफॉर्म्स और खिलाफत मूवमेंट और रॉलेट एक्ट, जालियनवाला बाग, एक एक अलग अलग करके अपने बुक पर लिखें और उसको रीड करें। आपको फिर ही समझ में आ जाएगा कि ये कानून क्या क्या थे। एक एक को अलग अलग करके याद करो, अलग अलग करके लिखो, फिर आपको समझ में आएगा। खिलाफत मूवमेंट, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से खिलाफत मूवमेंट, पाकिस्तान अफेयर्स की प्लेलिस्ट में खिलाफत मूवमेंट को ओपन करो और खिलाफत मूवमेंट को देखो ये क्या थी। तो ये उस दौर में चल रहा था, ये 3-4 वाक़यात हुए जिसकी वजह से मज़ीद हालात ख़राब हुए इंडिया के, और ये रिफॉर्म्स, ये एक्ट फेल हुआ था, ठीक है।
तो अंग्रेज़ों ने कहा 10 साल के बाद एक कमीशन भेजेंगे इंडिया के अंदर इस रिफॉर्म्स को चेक करने के लिए और मज़ीद रिफॉर्म्स लाएंगे इंडिया के लिए। इंडिया के हुकूमत को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए नया कानून में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए नए कानून लेके आएंगे इंडिया के लोगों के लिए। तो लेक्चर बड़ा हो गया। अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक और इजी करके मैं आपको दूं, जो भी आपको चाहिए कमेंट करें, मुझे बताएं। मैं आपके लिए उसी तरीके से ही लेक्चर बनाऊंगा जिस तरह से आप कहेंगे, क्योंकि जितनी मैं रिसर्च करूंगा मेरा भी फ़ायदा है। ठीक है, तो कीप वाचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़। माय नेम इज़ सलीम अहमद। थैंक यू। सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू। कीप वाचिंग, स्टे कनेक्टेड।